नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ऐंझी। और इसी गांव में एक सबीना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ में रहती थी। सबीना दिखने में बेहद खूबसूरत थी और काफी स्मार्ट थी, तेज तर्रार थी। परिवार में जितने लोग थे, नर नारी, सब सबीना को बहुत मानते थे, बहुत ही प्यार करते थे। सबीना भी हमेशा मॉडर्न तरीके से रहना पसंद करती थी। हमेशा जो कपड़े होते थे वो भी ठीक ठाक रहते थे और साफ सफाई से रहती थी। और यही चीज उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। और यही कारण भी था कि गांव के जितने युवा थे उसके समकक्ष या उससे कुछ बड़ा या उससे कुछ छोटे, सब सबीना को चाहते थे, सब उसे पा लेना चाहते थे। पर सबीना इनमें से किसी को भी भाव नहीं देती थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था, यह भी अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ में। नाम था विजय। यह भी युवा था और इसकी उम्र भी सबीना की उम्र के ही आसपास में थी, कुछ कम या कुछ ज्यादा। दिखने में बेहद स्मार्ट, हैंडसम, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई। परिवार के लोग खेती किसानी का काम करते थे, यह भी उसी में हाथ बटाता था। लेकिन इसका जो बातचीत करने का तौर तरीका था, व्यवहार था, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही सौम्य व्यवहार था इसका। हमेशा बहुत ही सीधा साधा, हमेशा चुपचाप रहता था, बोलता कम था। यह भी अंदर ही अंदर सबीना को चाहता था। पर जिस प्रकार से बाकी युवा उसके आगे पीछे लगते थे या ताक झांक करते थे, विजय नहीं करता था। अब चूंकि सबीना और विजय एक ही गांव के थे, तो सबीना भी उसे जानती थी, विजय को। विजय दिखने में बेहद अच्छा था, स्मार्ट, हैंडसम था, सीधा साधा था। तो जो सबीना थी, भले उसके पीछे कई लड़के गांव के पड़े हुए थे, ताक झांक करते थे, पर सबीना भी अंदर ही अंदर विजय से प्यार करने लगी थी, चाहने लगी थी। लेकिन चूंकि ग्रामीण प्रवेश का मामला था, तो सबीना कुछ बोल नहीं पा रही थी। विजय भी सबीना से कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, शाम के समय अंधेरा हो रहा था। जो गांव के किसान थे, अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। वो अब काम करके वापस अपने घर आ गए थे और जो सीवान था पूरी तरीके से खाली हो चुका था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, शायद ही सब वापस आ चुके थे। उसी समय सबीना अपने घर से निकलती है और अपने खेत की ओर जाती है। और उसके खेत की ओर जाने का जो रास्ता होता है वो विजय के ही घर के सामने से होता है। जब सबीना विजय के घर के सामने से गुजरती है तो विजय की नजर उस पर पड़ जाती है और वो ऑब्जर्व करने लगता है कि सबीना इतनी समय कहां जा रही है। तो देखता है कि वो खेत की तरफ जा रही है। अब विजय को लगता है कि आज मौका अच्छा है, आज सबीना से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। और उसके बाद विजय लोगों की नजरों से बचते बचाते सीधा खेत की ओर बढ़ जाता है, जिस तरफ सबीना जा रही होती है। कुछ आगे जाने के बाद जब उसे लगता है कि अब गांव से काफी आगे निकल आए हैं और आसपास में कोई नहीं है, तो पीछे से जाता है और सबीना का हाथ पकड़ लेता है। जब वो हाथ पकड़ता है, सबीना पलट कर देखती है तो वो चौंक जाती है, अवाक रह जाती है। जो विजय होता है उसी को देखता रहता है। अब जो सबीना होती है और विजय, दोनों के दिल की जो धड़कन होती है ये बढ़ जाती है। पर ना सबीना कुछ बोल पाती है, ना विजय कुछ बोल पाता है, और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और इस प्रकार से देख रहे होते हैं कि जैसे दोनों अपनी आंखों के माध्यम से एक दूसरे को अपने अंदर उतारने का प्रयास कर रहे हों। इस प्रकार से काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद में अचानक गांव की तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। संभवतः वो किसी अपने बच्चे को आवाज दे रही थी। वो आवाज इन दोनों के कानों में आके पड़ती है और ये दोनों चौंक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता है।
सबीना बोलती है विजय से कि अब बताओ, क्यों मुझे रोके हो, क्यों मेरे पीछे पीछे आए हो, क्यों देख रहे थे मुझे इस तरीके से। जो विजय होता है कहता है सबीना, यही मैं पूछना चाहता हूं, तुम मुझे क्यों देख रही थी? जैसा मैं देख रहा था वैसा ही तुम भी मुझे देख रही थी, और अगर तुम्हें खराब लग रहा था तो तुम मुझे रोकी क्यों नहीं, टोकी क्यों नहीं, या ऐतराज क्यों नहीं जताई? सबीना इसका जवाब नहीं दे पाती है। वह इतना बोलती है, आप देख रहे थे तो मैं भी देख रही थी। तो जो विजय होता है कहता है सबीना, अब ये सब छोड़ दो, बुरा मत मानना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार करता हूं, और तुम्हारे लिए हमेशा बेचैन रहता हूं। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूं। आज शाम का समय था तो हमारे दरवाजे से गुजर रही थी, मैंने देखा खेत की ओर जा रही है। मैंने खेत की तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया, तो मुझे लगा कि मौका अच्छा है, आज जाकर सबीना से अपने दिल की बात बोल देते हैं। सबीना उसे ताकती रहती, कुछ बोलती नहीं है, और जो विजय होता है बोलता चला जा रहा होता है। बहुत सारी जो बातें होती हैं प्रेम से संबंधित सबीना से बोलता है। सबीना कहती है आखिरी में कि विजय, अब जब इतनी बात तुम बोल ही दिए हो तो मैं भी अपने दिल की बात बोल दूं। असल में मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, पर मैं लड़की हूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक तरफ डर था परिवार का, समाज का, और दूसरी तरफ शर्म भी आती थी कि कैसे बोलूं मैं अपने दिल की बात तुमसे। लेकिन आज जब तुम बोल दिए हो और यहां पर कोई नहीं है तो मैं भी बोलती हूँ कि वाकई में मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद में विजय और सबीना दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और उसके बाद जो सबीना होती है ये विजय के सीने से लग जाती है, और विजय सबीना को अपने बाहों में जकड़ लेता है, और काफी देर तक एक दूसरे में सिमटे रहते हैं, और उसके बाद में फिर अलग होते हैं। और जो सबीना होती है कहती है विजय से कि विजय, अब मुझे जाने दो, अंधेरा हो गया है और घर से निकले काफी देर हो गई है, परिवार के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, गुस्सा होंगे। तो विजय कहता है सबीना, आज पहली मुलाकात है, पहली मत होने देना, फिर कब मिलोगी? सबीना कहती है कि अब तो रोज मिलना है, कहीं दूर से थोड़ी है, गांव की ही है। उसके बाद विजय कहता है ठीक है सबीना, अब तुम जाओ। उसके बाद सबीना वहां से चली जाती है और विजय भी अपने घर वापस आ जाता है। और फिर उसी दिन से सबीना और विजय के बीच रोजाना दिन में किसी न किसी समय मौका निकालकर लोगों की नजरों से बचते बचाते मुलाकात जरूर होती थी। अब इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है वो परवान चढ़ता चला जाता है। काफी दिन जब हो गया तब तक इन दोनों के बीच में रिलेशन भी हो चुके थे, फिजिकल रिलेशन भी हो चुके थे। अब जो सबीना थी इसकी उम्र करीब 21-22 साल के आसपास में हो चुकी थी, और जो विजय था इतना ही उम्र लगभग उसकी भी थी, जैसे बताया कुछ आगे पीछे हो सकती थी। अब सबीना के परिवार वालों को लगता है कि सबीना अब बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई घर और वर इसके योग्य ढूंढकर इसकी शादी कर दिया जाए, निकाह कर दिया जाए। ये चर्चा शुरू हो जाती है घर में, और जो परिवार के लोग होते हैं सबीना के योग्य घर और वर की तलाश में जुट जाते हैं। ये जानकारी जब सबीना को होती है तो सबीना डर जाती है, क्योंकि वो विजय से प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, पर विजय के साथ अभी शादी की बातचीत नहीं हो पाई थी। न सबीना ने विजय से कहा था और न विजय ने सबीना से कहा था। लेकिन जब सबीना के कान में उसके शादी की बात आती है तो वो भागकर सीधा विजय के पास जाती है और रोने लगती है, और विजय से कहती है कि विजय, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो विजय कहता है क्यों, कैसे अलग हो जाएंगे, कौन अलग कर देगा हम दोनों को? हम दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। तो सबीना कहती है विजय, अब अलग होना ही पड़ेगा। तो विजय पूछता है कि आखिर क्यों? तो सबीना कहती है कि मेरे परिवार वाले अब मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे लिए लड़का तलाश रहे हैं। तो विजय कहता है कि सबीना, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारी शादी अलग नहीं होने देंगे, और तुम अपने घर वालों से बात करो। तो सबीना कहती है कि नहीं विजय, ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूं, ना तुम्हारे घर वाले मानेंगे ना मेरे घर वाले मानेंगे। अगर तुम्हारे घर वाले मान भी जाते हैं पर मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे।
तो विजय कहता है सबीना ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ कहीं भाग चलो, हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई न जानता हो और आराम से वहीं रहेंगे और दोनों लोग शादी कर लेंगे और वहीं पर जीवन बिताएंगे। तो सबीना कहती है नहीं विजय ऐसा मत करो, परिवार के बीच में हम रहते हैं, इतना दिन से रहते आए हैं, इससे हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी और हम दोनों की भी जग में बहुत जग हंसाई होगी, तुम्हारे परिवार की भी बदनामी होगी, ऐसा बिल्कुल मत करो। अब ऐसा करो कि अब मुझे तुम भूल जाओ और जहां मेरे परिवार वाले मेरी शादी करना चाहते हैं वहां हो जाने दो और तुम भी अपने योग्य कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। संभवतः इतना ही दिन हम दोनों के प्यार को लिखा हुआ था, यही मानकर भूल जाइए। विजय कहता है कि सबीना अगर तुम चाहती हो तो जाओ शादी करो, पर अब मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम हो चुकी है, अब मैं शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी याद में ही जीवन गुजार दूंगा, पर तुम जाओ शादी कर लो जाके। सबीना रोने लगती है और विजय के सीने से लग जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के सीने से लगे रहते हैं। विजय अपनी बाहों में जकड़े रहता है, दोनों रोते हैं और उसके बाद में सबीना वापस अपने घर चली आती है रोती हुई। विजय भी रोता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। उसी दिन से दोनों का मिलना मिलाना बंद हो जाता है और कुछ दिन के बाद सबीना की वहीं फतेहपुर के एक गांव में एक लड़के के साथ में सबीना की शादी हो जाती है और सबीना अपने घर से विदा होकर ससुराल आ जाती है। और यहां जब आती है ससुराल में तो यहां पर भी विजय को नहीं भूल पाती है। वो तो मजबूरी थी शादी करके आना, लोक लाज, समाज का लाज और परिवार की खुशी के लिए, बाकी दिल तो उसका विजय के पास में था। इधर विजय भी तड़पता है, उधर सबीना भी तड़पती है, पर अब शादी हो चुकी थी, पति के साथ रहना ही था। अब दिन, महीना, साल, करीब 9 साल बीत जाते हैं शादी को सबीना के। और इस बीच में सबीना 2 बच्चों को भी जन्म देती है। एक बेटी जिसका नाम होता है सिमरन, जो 8 साल की हो चुकी थी, और एक बेटा 5 साल का हो चुका था जिसका नाम था साजिद, और जो पति था, पति का नाम जाहिद था। अब 9 साल इन दोनों की शादी को हो चुके थे और जो जाहिद था लगभग सबीना से इसका मन भर चुका था। अब सबीना के साथ में जो है वो झगड़ा विवाद करना शुरू कर दिया था और जाहिद शराब भी पीता था। शराब के नशे में आकर कभी कभार सबीना को मारता पीटता भी था। सबीना जाहिद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जाहिद जब तब सबीना को घर से भगाने का प्रयास करता था। कई बार सबीना अपने ससुराल से भागकर अपने मायके में आई, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, पर जाहिद नहीं मानता था। एक दिन जाहिद जो है कहता है कि सबीना अब मैं ना तुम्हारे साथ रहूंगा न तुमको साथ में रखूंगा, तुम मुझे नहीं पसंद हो। अब सबीना क्या करे? अब सबीना अपने ससुराल से मायके आती है और फिर उसे विजय की याद आती है और किसी तरीके से समय निकालकर वो विजय से मिलती है और उससे अपने ससुराल की और पति की पूरी दास्तान सुनाती है, रोती है। तो जो विजय होता है कहता है कि सबीना मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार आज भी है जितना तब था। अगर तुम चाहो तो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों यहां से कहीं भाग चलेंगे और कहीं दूसरी जगह अपना घर बसा लेंगे। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैंने शादी नहीं की है। जो सबीना होती है देखती है विजय को, उसे लगता है कि विजय वाकई में आज भी उससे उतना ही प्यार करता है, सच्चा प्यार। तो सबीना कहती है कि विजय मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनका क्या करेंगे? तो विजय कहता है कि सबीना तुम अपने बच्चों को भी ले आओ, उन्हें भी हम अपने साथ रखेंगे, आखिर वो बच्चे तुम्हारे ही तो हैं, तुमने ही तो पैदा किया है उन्हें। सबीना ये जब सुनती है विजय के मुंह से तो वो रोने लगती है और फिर से विजय के सीने से लग जाती है। विजय फिर से उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है और उसके बाद में विजय कहता है कि ठीक है सबीना तुम जाओ और अपने दोनों बच्चों को लेके तुम चली जाओ मेरे पास में। और उसके बाद सबीना अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, ससुराल में 2-3 दिन रहती है और उसके बाद पति और ससुराली जनों से बगैर बताए अपनी बेटी सिमरन और जो बेटा होता है साजिद, इसे लेके विजय के पास में आ जाती है। यहां आने के बाद विजय सबीना और उनके दोनों बच्चों को लेकर
यही फतेहपुर के अपने गांव से काफी दूरी पर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां किराए पे कमरा लेकर रहने लगते हैं। और जहां पे रहते हैं वो हिंदू बस्ती होती है, सभी हिंदू ही होते हैं। अब सबीना जब वहां पहुंचती है तो जो विजय होता है इसका तो परिचय लोगों से हो जाता है, लेकिन सबीना घर पर ही रहती है। और करीब 2-3 महीना रहते जब वहां बीत जाता है और विजय की पहचान मोहल्ले के लोगों से हो जाती है, आसपास के लोगों से हो जाती है, तो सबको पता चल जाता है सबीना के बारे में कि सबीना जो है विजय की पत्नी है और सिमरन और जाहिद साजिद दोनों उसके बेटे हैं विजय के। ये सबको जानकारी हो जाती है, पर यह नहीं मालूम होता है किसी को कि जो सबीना है ये मुस्लिम है, क्योंकि विजय जब वहां पर गया था सबीना को लेकर तो सबीना का नाम इसने आरती रख दिया था, आरती के नाम से संबोधित करता था। और सबीना भी अब हिंदू रीति रिवाज के तहत काम करती थी और जो उसका पहनावा ओढ़ावा था वो भी हिंदुओं के जो औरतें होती हैं उनके जैसा हो गया था, मांग में सिंदूर भी लगाती थी। और जो बेटी थी सिमरन, इसका नाम भी उसने चेंज कर दिया था, सिमरन की जगह नेहा रख दिया था, तो उसे नेहा बोलकर बुलाते थे ये लोग। तो लोगों को नेहा तो हिंदू नाम होता ही है। जो साजिद था 5 साल का लड़का सबीना का, इसका नाम भी बदल दिए थे, आशीष रख दिए थे, हिंदू नाम रख दिए थे, तो इसीलिए इन पे कोई संदेह नहीं होता था। जो आरती थी यानी सबीना उर्फ आरती, ये जो बेटा था साजिद उर्फ आशीष, इसको ये बताई थी कि विजय को तुम पापा बोलो, ये तुम्हारे पापा हैं। तो आशीष छोटा था, ये विजय को पापा बोलने लगा था। पर जो सिमरन थी नेहा, ये 8 साल की हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, ये मना करती थी। ये सबीना जब भी कहती थी इससे विजय को पापा कहने के लिए, तो ये कहती थी नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, मेरे अब्बू अब्बू बोलती थी, मेरे अब्बू तो वहां गांव में है, ये मेरे अब्बू नहीं है, मैं इन्हें अब्बू नहीं कह सकती। अब जो सबीना होती है बार बार कहती है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि बातचीत ज्यादा करती थी, बोलने में बहुत एक्सपर्ट थी, पर 8 साल की थी, मेच्योरिटी थी नहीं, समझ उतनी थी नहीं, जिद जरूर थी। और इससे सबीना बहुत परेशान थी, आरती, सबीना उर्फ आरती बहुत परेशान थी। और जो विजय था ये भी परेशान था, क्योंकि सभी उसे हिंदू ही जानते थे। इन्हें संदेह हो गया कि अगर सिमरन यानी नेहा अगर नहीं मानती है और विजय को अब्बू नहीं कहती है और किसी दिन ये बड़ी हो चुकी है, मोहल्ले में कहीं जाती है और सारी सच्चाई अगर बता देती है मोहल्ले के किसी व्यक्ति को, तो फिर तो जीना हराम हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। अब इससे जो है जो विजय होता है और आरती, ये दोनों परेशान रहते हैं और बार बार नेहा को समझाने का प्रयास करते हैं विजय को पापा बोलने के लिए, पर वो तैयार नहीं होती है। अब काफी जद्दोजहद के बाद भी जब नेहा नहीं तैयार होती है विजय को पापा के मानने के लिए या कहने के लिए, तो फिर सबीना और विजय दोनों सोचते हैं कि बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी, इसी दिन ये किसी को बता दी तो। ऐसा करते हैं, जब इतना कहने के बाद भी ये नहीं मानती है तो इसको रास्ते से हटा देते हैं, यानी मार देते हैं। ये अगर नहीं रहेगी तो फिर आगे कोई समस्या होने का खतरा नहीं रहेगा। जो आशीष है, साजिद उर्फ आशीष, ये तो पापा बोलने ही लगा है। ये दोनों प्लान बनाते हैं और फिर ये प्लान डन हो जाता है। और फिर प्लान के अनुसार से सबीना यानी आरती और विजय, ये दोनों बच्चों को लेके, यानी सिमरन उर्फ नेहा और साजिद उर्फ आशीष, इन दोनों को लेके उत्तर प्रदेश के चित्रकूट आ जाते हैं, यहाँ मंदिरों के दर्शन करने के लिए, यानी जो तीर्थ यात्रा होती है इसके लिए आ जाते हैं। अब यहां जब पहुंचते हैं तो जो सिमरन थी नेहा, इसके आंख में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वहीं चित्रकूट में एक हॉस्पिटल है, जानकी कुंड अस्पताल, जो आंख का अस्पताल होता है, वहां जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं नेहा का। और उसके बाद में चित्रकूट में 2-3 दिन घूमते हैं, टहलते हैं, और उसके बाद में चित्रकूट में ही एक मंदिर है, नरसिंह मंदिर। रात के समय उसी मंदिर के प्रांगण में जो विजय और आरती, ये दोनों सोते हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, और दोनों का प्लान तो कंप्लीट ही होता है कि जो सिमरन है नेहा, इसको मारना है। लेकिन जो नेहा होती है सिमरन,
इसको बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अबोध थी। अभी इतना क्या जानकारी कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ ही उसकी दुश्मन बन जाएंगी। रात के समय उसी प्रांगण में विजय और सबीना, आरती, ये सो नहीं पाते हैं, जागते रहते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। लेकिन जो दोनों बच्चे होते हैं, आशीष और नेहा, ये दोनों आराम से सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और उसके बाद में जब रात काफी बीत जाती है, फिर आरती और विजय ये दोनों उठकर बैठते हैं, प्रांगण में चारों तरफ देखते हैं। बहुत लोग सोए थे, लेकिन सब गहरी नींद में थे, कोई जगा हुआ नहीं था। फिर विजय आरती का दुपट्टा लेकर, और जो नेहा होती है 8 साल की, सिमरन उर्फ नेहा, उसी दुपट्टे से उसका गला घोंट देते हैं। और उसके बाद में जब सुबह होती है, ये लोग उठते हैं, और जो विजय होता है, सिमरन उर्फ नेहा, इसकी डेड बॉडी उठाते हैं और कंधे पे रख लेते हैं। इस प्रकार से रखते हैं ताकि कोई अगर देखे तो उन्हें लगे कि बच्ची सोई हुई है। उसे रखते हैं और सीधा वहां से निकल जाते हैं, और जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर जाके उसकी डेड बॉडी को खाड़ी में फेंक देते हैं। इधर उधर देखते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता तो खाड़ी में फेंक देते हैं। खाड़ी में फेंकते तो हैं, पर लाश खाड़ी में नहीं गिरती है। बाहर जो पोल लगा था, बिजली का पोल, उस पे जाके डेड बॉडी का पैर फंस जाता है, वो डेड बॉडी लटक जाती है, और वहां से लोग फरार हो जाते हैं। और उसके बाद में जब थोड़ा उजाला होता है और वहां लोगों का आना जाना शुरू होता है, तो किसी की नजर उस डेड बॉडी पे पड़ जाती है, और तुरंत शोर शराबा हो जाता है। अब क्योंकि तीर्थ नगरी थी चित्रकूट, वहां हजारों लोग आए हुए थे, सुबह का समय था, सब मंदिरों को दर्शन करने के लिए आवाजाही शुरू कर दी थी। जैसे जानकारी होती है कि किसी लड़की की डेड बॉडी वहां पर है, तो वहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। अब वहां भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात थी सुरक्षा में। जब ये जानकारी पुलिस को होती है, वो भी आते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जो पुलिसकर्मी वहां होते हैं, तत्काल जिले के जो आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, उनको सूचना देते हैं, और सूचना पाकर जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं, यहाँ आकर देखते हैं, और उसके बाद डेड बॉडी जो है बाहर निकालते हैं, और उस लड़की को पहचानने का प्रयास करते हैं, पर पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि तीर्थ नगरी थी, कौन कहां से आया कहां गया पता नहीं चलता है। अब क्या करती पुलिस? अब वहां स्थानीय स्तर पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, पूरी करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन पुलिस जांच की शुरू कहां से करती? पुलिस जांच करने के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उसकी तस्दीक करना, पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। डेड बॉडी की पहचान हो ही नहीं पाई थी। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, तो पुलिस ने जो है सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसका फुटेज तलाशना शुरू किया, और पूरे चित्रकूट में जितने कैमरे लगे थे, हजारों की तादाद में कैमरे, सभी कैमरों का जो है फुटेज निकालती है, एक एक करके बारीकी से चेक करते हैं। तो जो ये हॉस्पिटल होता है, जानकी कुंड अस्पताल, जहां बताया था कि सिमरन का आंख का इलाज ये लोग करवाए थे, वहां पर जो है ये लोग दिखाई दे जाते हैं। ये लड़की जो नेहा होती है, इसके साथ में विजय और जो आरती होते हैं, यानी माता पिता दोनों ये, और एक छोटा लड़का आशीष, साजिद उर्फ आशीष, ये कैमरे में दिखाई दे जाते हैं। और उसके बाद में पुलिस पहचान जाती है कि लड़की यही है। इसके साथ जो 2 लोग हैं, ये संभवतः इसके माता पिता हैं। लेकिन ये लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ढूंढा जाए इनको? और उसके बाद में हॉस्पिटल में जैसे कोई इलाज करवाने आता है, तो उसके बच्चा, तो बच्चे के साथ उसके माता पिता का नाम और एड्रेस भी लिखा जाता है। पुलिस उस रजिस्टर को चेक करती है, और उन हजारों नामों में से इनका नाम विजय और आरती का जब आता है, तो उसमें लिखा होता है फतेहपुर जिला। पुलिस को इसी नाम पर संदेह हो जाता है, और उसके बाद में पुलिस टीम सीधा विजय और आरती का जो गांव होता है वहां पहुंचती है। लेकिन इनके घर पहुंचने से पहले गांव के आसपास जो लोग होते हैं, उनसे इन दोनों के बारे में और इनकी बच्ची के बारे में पता कर लेती है पुलिस। तो गांव वालों से, जो मोहल्ले वाले होते हैं, उनसे पता चलता है, क्योंकि जांच पड़ताल में करीब 1 महीना बीत चुका था, उसके बाद इन लोगों का नाम आया था। 1 महीने बाद पुलिस वहां पहुंचती है फतेहपुर। तो जो मोहल्ले वाले होते हैं, उनसे पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि इन दोनों की एक 8-9 साल की बेटी थी, पर पिछले 1 महीने से दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि इन्हीं की बेटी है, और उसके बाद पुलिस टीम
सीधा इनके घर पर दबिश देती है। वहां विजय और आरती ये दोनों मिलते हैं। जो साजिद उर्फ आशीष होता है 5 साल का, वो भी मिलता है, तो वो तो बच्चा था। इन दोनों से पुलिस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि हमारी कोई बेटी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं, सिर्फ एक बेटा है, ये सामने है। लेकिन पुलिस को गांव वालों से पता चल चुका था। पुलिस कुछ नहीं बोलती है, सीधा आरती और विजय को साथ में लेकर चित्रकूट पहुंच जाती है। और यहां आके फिर से जब पूछताछ करने लगते हैं तो फिर ये सीधा मना करते हैं कि इनकी कोई बेटी थी ही नहीं कभी। तो पुलिस वही जो फुटेज होता है हॉस्पिटल वाला, वो फुटेज दिखाती है। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि अब बच पाना मुश्किल है, पकड़े जरूर जाएंगे। उसके बाद पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद में पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और आगे जो विधिक कार्रवाई करना होता है वो कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो जो लोग इसके बारे में सुनते हैं, इस मामले की जानकारी होती है, सबके सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आए थे दोनों लोग यहां पर पुण्य करने तीर्थ नगरी में, लेकिन पाप कर डाले। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।